नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासत पर। फिलहाल महाराष्ट्र में सियासी भूकंप आया हुआ है। मंगलवार के दिन शरद पवार ने एक संबोधन में यह कह दिया कि अब वो एनसीपी प्रमुख के पद पर नहीं रहना चाहते और वो इस्तीफा दे रहे हैं। इसके बाद से ही सियासी घमासान मचा हुआ है। जो उनके तमाम समर्थक हैं, प्रशंसक हैं, वो वाईबी चौहान सेंटर में डटे हुए हैं और वो लगातार यह मांग कर रहे हैं कि शरद पवार किसी भी तरह से अपना इस्तीफा वापस लें और फिर से अपनी उसी जिम्मेदारी पर लौटें। लेकिन शरद पवार भी अपनी बातों पर अडिग हैं। वो अब वापस इस पूरे फैसले को वापस लेने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइन के संपादक अभिजीत जी हैं। उनसे ही बात करेंगे। बहुत सारी नई सियासी जानकारियां सामने आ रही हैं जिनके बारे में उनसे सवाल जवाब करेंगे। एनबीटी में बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। सबसे पहला सवाल यही रहेगा, जो अभी रिसेंट का अपडेट है कि सुप्रिया सुले को नेशनल प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है, तो आप क्या कहेंगे और इसके क्या दूरगामी परिणाम होंगे? जी, कल जब शरद पवार ने ये ऐलान किया कि मैं एनसीपी का अभी पार्टी प्रेसिडेंट रहूँगा नहीं और मैं इसके बाद सक्रिय रूप से राजनीति में नहीं रहूँगा, हालांकि मैं पार्टी से जुड़ा रहूँगा, ये सब कहने के बाद जो अटकलें लगा रहे थे उसमें सबसे तेज अटकल यही थी कि अगर शरद पवार पार्टी प्रेसिडेंट के रूप में नहीं रहते तो उनकी जगह पे सुप्रिया सुले को पार्टी प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है। हमने महाराष्ट्र टाइम्स में ये खबर दी भी थी कि ये सबसे तेज अटकल है और अब वही अटकल सामने आते हुए है और ज़्यादा स्ट्रांगली सामने आते हुए दिख रही है, क्योंकि छगन भुजबल जो एनसीपी के सीनियर नेता है उनका भी ये कहना है कि शायद हो सकता है कि सुप्रिया सुले को कमान सौंपी जाए। अब सुप्रिया सुले को कमान सौंपने की वजह यह है कि शरद पवार चाहते हैं कि सुप्रिया सुले को ही आगे उनका उत्तराधिकारी के तौर पे देखा जाए। अगर हम अभी का जब सिनेरियो देखते हैं कि सुप्रिया सुले एनसीपी के सीनियर लीडर तो मानी जाती है, लेकिन उनका जो स्टेट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट है वो कंपैरेटिवली कम है अजित पवार के मुकाबले में। वो बारामती कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उनकी लोकसभा की, वहाँ तक लिमिटेड है और बाकी दिल्ली में जो भी राजनीति वो करती है। अब शरद पवार के लिए ये ज़रूरी है, अगर उनको सुप्रिया सुले को अपना उत्तराधिकारी बनाना है तो अभी से उनको कमान सौंपी जाए और शरद पवार के सक्रिय रहते हुए ही उनको ग्रूम किया जाए, क्योंकि उनको अगर इस्टेब्लिश करना है पार्टी चीफ के तौर पे तो शरद पवार जब तक सक्रिय है तभी वो हो सकता है। तो ये जो कल से चर्चा हो रही थी कि शरद पवार की राजनीति, शरद पवार के रेजिग्नेशन की वजह क्या हो सकती है, तो उसमें सबसे बड़ा कारण जो उभर कर सामने आ रहा है वो है सुप्रिया सुले वाला है। और अभी तो मीटिंग चल रही है उनकी और कुछ दिनों में ये हो सकता है कि इसके लिए, इस फैसले को ऐलान करने के लिए काफ़ी समय लिया जाएगा। लेकिन अभी जो सबसे तेज अटकल है वो यही है कि सुप्रिया सुले को कमान सौंपने के लिए शरद पवार ने अपने रिटायरमेंट का या रेजिग्नेशन का ऐलान किया है। अभिजीत जी, ये हमेशा से माना जाता है महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में, जब पवार परिवार का जिक्र आता है तो पवार जी के बाद में अजीत पवार हो या सुप्रिया सुले हो, दोनों के खेमे बटे हुए हैं। मतलब उनको स्टेट संभालना है अजीत पवार को और वो सेंटर संभालेंगे, ये अभी तक की राजनीति में था। अगर ये जो चीज़ आप कह रहे हैं ये सच में साबित हो जाती है कि सुप्रिया सुले को नेशनल प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, तो क्या पार्टी में कोई मतभेद होगा? आपको ऐसा नज़र आता है कि अजीत पवार के मन में या ख्वाहिश नहीं रही होगी कि वो भी इस पार्टी की कमान अपने हाथों में लें और अपने हिसाब से फैसले लें? देखिए, अगर सुप्रिया सुले को कमान सौंपी जाती है तो शरद पवार के जो मास्टर स्ट्रोक है उसमें से पहला मास्टर स्ट्रोक ये होगा कि उनको सुप्रिया को अपना उत्तराधिकारी बनाना है, उसकी जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। दूसरा, अजित पवार को जो उनके एम्बिशंस है उसको कंट्रोल करने के लिए भी शरद पवार की ये जो कल की उनका ऐलान है वो मददगार साबित हो सकता है शरद पवार के लिए, क्योंकि शरद पवार ने कल ये दिखा दिया है कि आई एम द बिग बॉस, पार्टी में जो भी है मैं हूँ। और कल उनके ऐलान के बाद जिस तरीके की प्रतिक्रिया आ रही है पार्टी के अंदर से कि पूरी पार्टी शरद पवार के पीछे खड़ी है और हर कोई यही कह रहा है कि शरद पवार अगर आप नहीं होंगे तो एनसीपी आगे बढ़ नहीं सकती, तो उन्होंने अपनी ताकत दिखा दी है। अब ये ताकत दिखाते वक्त उन्होंने अजित पवार को एक मैसेज भी दिया है और ये मैसेज ये है कि आई एम द बॉस।
तो अजित पवार की जो अटकलें लगा रहे थे पिछले कुछ दिनों से, जो चर्चा चल रही है कि वो कोई अलग रूट ले सकते हैं, कोई अलग रास्ता अपना सकते हैं, उसके लिए भी एक तरीके का ब्रेक है और उनके एम्बिशन के लिए भी ये ब्रेक हो सकता है अगर सुप्रिया सुले प्रेसिडेंट बनती है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें मतभेद तो बिल्कुल हो ही सकते हैं, क्योंकि सुप्रिया सुले को इस तरीके की पोस्ट देना ये अंदरूनी पार्टी के अंदर, मतलब अजित पवार और उनके जो सपोर्टर्स हैं उनके लिए हो सकता है कि ये वो मान्य ना करें। लेकिन अब ये यही शरद पवार चाहते हैं कि उनके सक्रिय रहते ये चीज़ हो, तो वो आसानी से ये कर सकते, वो मतभेद ज़्यादा तेज़ी से उभर कर नहीं आ सकते हैं। तो अगर मतभेद होते भी है तो शरद पवार वो हैंडल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। आपको क्या इस बात की भी कुछ संभावना लगती है कि पवार साहब कोई ऐसा भी फैसला ले सकते हैं कि परिवार के बाहर से किसी व्यक्ति को कार्याध्यक्ष बना दें, या फिर कुछ एक इस तरह की चीज़, एक नया मैसेज देने की कोशिश करें, क्योंकि परिवारवाद के नाम पे बहुत सारा डिबेट भी होता है। देखिए, परिवारवाद के बारे में डिबेट हमेशा से होते रहे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अजित पवार को जो भी देना चाहिए था पार्टी के अंदर वो दे रहे हैं, और उसमें उन्होंने कभी अपना हाथ पीछे नहीं लिया है। सुप्रिया सुले को उन्होंने अपना पार्लियामेंट में भेजा है, उनकी भी 3-4 टर्म हो गई है पार्लियामेंट की, तो उसमें वो परिवारवाद के बारे में मुझे नहीं लगता उतना कंसर्न उनके लिए है। हाँ, अगर स्ट्रैटेजी के तौर पे अगर वो करना चाहे तो कुछ दिनों के लिए, शुरुआती दिनों के लिए ये हो सकता है कि परिवार के बाहर के व्यक्ति को, जैसे जयंत पाटिल, सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल, इन नामों की जो चर्चा है उनमें हो सकता है कि किसी को कुछ महीनों के लिए, कुछ दिनों के लिए वो पार्टी की कमान सौंपे और बाद में सुप्रिया सुले को ये जो जिम्मेदारी वो दी जाए। ये एक अलग संभावना हो सकती है। एक चीज़ ये भी कहा जा रहा है कि पवार साहब ने ये जो पूरी चीज़ है ये एक सोची समझी रणनीति के तहत की हो, क्योंकि बीच में बहुत बिखराव चल रहा था परिवार में भी और पार्टी में भी, दोनों स्तर पर। तो क्या वो कहीं ये आंकना चाहते थे, नापना तोलना चाहते थे कि वाकई में मैं इस पार्टी में कहाँ पर हूँ? तो अगर उनको ये समझ में आ चुका है कि हाँ अभी पार्टी मेरी पकड़ में ही है, मेरी सब कुछ मैं ले सकता हूँ डिसीजन, तो क्या वापसी के कोई संकेत आपको नज़र आ रहे हैं कि पवार साहब आए और कुछ और? देखिए, शरद पवार ने जब भी निर्णय लिए हैं अपनी राजनीति में, उनके निर्णय बहुत सोची समझी रणनीति के तहत रहे हैं और हमेशा वो प्लस में रहे हैं। जो कोई राजनीति उन्होंने की है उसमें कभी अपना घाटा उन्होंने होने नहीं दिया आसानी से। तो इसलिए ये जो उन्होंने कल ऐलान किया है, जो डिसीजन लिया है, वो बिल्कुल सोची समझी रणनीति है उनकी, बहुत सोच के उन्होंने ये निर्णय लिया है। अब अगर एक जो संभावना आपने जैसे बताया कि अब उनको पता चल गया है कि मेरी पकड़ पार्टी के ऊपर है, और ये कल दिखा है, आज भी दिख रहा है कि उनके सिवा पार्टी चल नहीं सकती और वही बिग बॉस है, ये अब सामने भी आ चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर आप पूछेंगे कि वो अपने फैसला वापस ले सकते या चेंज कर सकते, तो ऐसी संभावना अभी नहीं लग रही है, क्योंकि उनके लिए एक तो ये चीज़ है कि शरद पवार के बारे में ये भी कहा जाता है उन्होंने हमेशा अपने फैसले बदले भी है। हाँ, जैसे एनसीपी की स्थापना करने के बाद कांग्रेस की लीडरशिप को क्रिटिसाइज करते हुए, सोनिया गांधी की लीडरशिप के ऊपर प्रश्न उपस्थित करते हुए उन्होंने एनसीपी की स्थापना की और तुरंत कुछ दिनों के बाद एनसीपी और कांग्रेस मिलके महाराष्ट्र में उन्होंने सत्ता बनाई थी। ऐसे कई बार शरद पवार ने अपनी भूमिकाएं बदली है, लेकिन इसी वजह से उनके क्रेडिबिलिटी के ऊपर हमेशा से एक सवाल रहा है और अब बार बार ये सवाल उठे, ये उनके लिए भी अच्छा नहीं है। इसलिए उस वजह से हो सकता है कि वो अपना फैसला इस बार ना बदले और वो जो करना चाहते हैं, जैसे अगर ये स्ट्रैटेजी के तौर पे है कि अगर सुप्रिया सुले को कमान सौंपनी है तो उनके लिए ज़रूरी है कि ये फैसले पे वो कायम रहे, टिके रहे। तो अभी तो गुंजाइश नहीं लग रही कि वो अपने फैसले के बारे में दोबारा सोचेंगे या इस फैसले को बदल सकते हैं। एक सवाल लोगों के मन में ये भी चल रहा है कि पवार साहब ने खुद को अगर सक्रिय राजनीति से अलग कर लिया या पार्टी के प्रेसिडेंट के रूप से अलग कर लिया है, तो अब वो एमवीए में नहीं है, वो पार्टी में नहीं है, अगले साल लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, तो उनकी गैर मौजूदगी में क्या एनसीपी
या फिर एमवीए मिलकर कोई वही प्रदर्शन कर पाएंगे जिसकी उन्हें अपेक्षा है? देखिए, एमवीए के लिए ये कंसर्न का मुद्दा है अगर शरद पवार सक्रिय नहीं रहते। ये पूरा कुनबाई उन्होंने खड़ा किया है, क्योंकि ये अलग अलग पार्टी, अलग अलग विचारधारा है, इनके लेके सरकार बनाना, सरकार गिरने के बाद भी इन तीनों पार्टियों के एक साथ रखना, इसकी सबसे बड़ी वजह शरद पवार है। तो अगर शरद पवार सक्रिय नहीं रहते तो एमवीए के लिए बहुत बड़ा कंसर्न का मुद्दा हो सकता है। जैसे कि अभी पुणे में उनकी एमयूए की अगली जो रैली होने वाली, उसकी पूरी जिम्मेदारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ऊपर है। अब अगर एनसीपी में ये सब ये इस तरीके की घटनाएं हो रही है और ये अंदरूनी इतने सारे मामले हो रहे हैं, तो इसके बाद ये एमयूए की जो पुणे की रैली है उसका क्या होगा, उसकी जिम्मेदारी ये लोग कैसे निभाएंगे, ये सबसे बड़े पहला सवाल जो है सामने आता है। और इसके लेके कांग्रेस और शिवसेना भी कंसर्न है। लेकिन मुझे जो चीज़ लगती है कि ये कुछ दिनों की बात हो सकती है, लेकिन शरद पवार को अगर हम देखेंगे तो पूरी तरीके से राजनीति से दूर कभी नहीं रहेंगे और 2024 के चुनाव में भी वो सक्रिय ही रहेंगे, क्योंकि शरद पवार ने पूरी अपनी जिंदगी राजनीति की है। और जबकि वो फिजिकली फिट है अभी भी, कि वो मतलब वो घूम सकते हैं, वो स्पीच दे सकते हैं, रैलीज कर सकते हैं, तो ऐसे वक्त में शरद पवार चुनाव से या एमयूए की जो सभी कार्यकलाप है उससे दूर रहेंगे, ऐसे मुझे नहीं लगता है। पार्टी के प्रेसिडेंट वो फॉर्मली नहीं रहेंगे, यही मुझे लगता है सिर्फ फर्क होगा। लेकिन पार्टी के डिसीजन में सबसे अंतिम शब्द जो होगा वो शरद पवार का ही होगा। और उसके बाद जो भी एमयूए का कोऑर्डिनेशन है उसमें मुझे लगता है कि उनका रोल हमेशा से रहेगा और चुनाव में भी वो काफ़ी सक्रिय रहेंगे। एक सवाल ये भी बनता है कि थर्ड फ्रंट पिछले साल से बहुत चर्चा में है, बनेगा, शरद पवार भी उसमें रहेंगे, अगुवाई करेंगे। अब शरद पवार जब सक्रिय राजनीति में ही मान लीजिए नहीं रहेंगे या जब उन्होंने पार्टी प्रेसिडेंट से ही इस्तीफा दे दिया है, तो थर्ड फ्रंट में उनकी क्या भूमिका रहेगी? और जो उनकी एक इच्छा थी प्रधानमंत्री बनने की, क्या वो अब उसको त्याग चुके हैं, तिलांजलि दे चुके हैं? आपको क्या लगता है? प्रधानमंत्री की इच्छा जो थी उनकी, उसमें मुझे नहीं लगता अभी उनके लिए कुछ होप वो देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की लिमिटेशन उनके पार्टी को लेकर है कि अगर प्रधानमंत्री बनना है तो जिस तरीके के सीट जीतनी चाहिए उतने उनके लिए मुश्किल दिखती है। इसलिए प्रधानमंत्री की जो तमन्ना है उनकी, उसको लेके उतने मुझे नहीं लगता कि अभी वो होपफुल होगी। लेकिन हाँ, अगर आप थर्ड फ्रंट की बात करेंगे या विपक्ष को मजबूत करने की बात कहेंगे तो उसमें उनका रोल मुझे लगता है वो रहेगा। हालांकि वो एनसीपी के अगर प्रेसिडेंट नहीं रहते हैं, उसके बावजूद विपक्ष को एक साथ लाना और 2024 के चुनाव के लिए विपक्ष को मजबूती से खड़ा करना, एक मार्गदर्शक इस तरीके से मुझे लगता है वो रोल में वो हमेशा से रहेंगे। एक सवाल ये भी है कि शरद पवार ने साल 2022 में सितंबर महीने में एनसीपी के अध्यक्ष पद के रूप में फिर से वो चुने गए थे। 4 साल का समय था, 2026 में कार्यकाल पूरा होना था, लेकिन अचानक 7 महीने पहले ही उन्हें इतना बड़ा फैसला लेने की ज़रूरत आपको क्या लगी? अगर आप समझाना चाहें तो जनता को। उस सवाल का जवाब हमारे पहले सवाल के जवाब में ही है कि क्योंकि अगर उनको सुप्रिया सुले को यहाँ पर इस्टेब्लिश करना है पार्टी चीफ के तौर पे, इसके लिए उनको ये अभी से करना होगा। दूसरा, जो हलचल हो रही है पिछले कुछ दिनों में पार्टी के अंदर, मतलब अजित पवार को लेके जो चर्चाएं हैं या अजित पवार जिस तरीके से पार्टी पर होल्ड बनाए हुए हैं, उस वक्त में ये ज़रूरी लगता है शरद पवार को कि वो अपना होल्ड अभी से सौंपे सुप्रिया सुले को, और 2026 तक उनका जो कार्यकाल है उस वहाँ तक वेट करने की बजाय ये प्रक्रिया अभी से शुरू कर दी जाए ताकि सुप्रिया सुले का लीडरशिप इस्टेब्लिश हो जाए। हमेशा ये कहा जाता है कि शरद पवार जो कहते हैं वो करते नहीं हैं और जो करते हैं वो कहते नहीं हैं, तो इसके पीछे ये जो फैसला उन्होंने कर लिया, इसके पीछे आपको कोई रणनीति भविष्य की नज़र आती, कोई दूरगामी सोच उन्होंने अपने जहन में रखी हो? इसमें देखिए, पहली तो चीज़ ये है कि रणनीति के तौर पे उन्होंने किया है, बड़ी सोच समझ के उन्होंने ये ऐलान किया है जी। इसमें एक जो रणनीति का उनका पहलू है, वो पहलू ये है कि सुप्रिया सुले को उनको इस्टेब्लिश करना, ये एक हो सकता है जो संभावना हम लोग ने डिस्कस की, वो एक है। और दूसरी जो चीज़ है कि उनके इस पैतरे की वजह से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है एनसीपी के अंदर फिर से एक जान आ जाएगी और पार्टी को और आगे बढ़ने के लिए इसमें फायदा हो सकता है,
क्योंकि जिस तरीके का एक इमोशनल अपील उन्होंने इसमें किया है, वो इमोशन की वजह से पार्टी कैडर और वाइब्रेंट हो सकता है और एक्टिव हो सकता है, और उसके चलते शरद पवार। और दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि पार्टी के अंदर जो भी थोड़ी सी गुटबाजी या अलग सोच है, उसको यहाँ पे उन्होंने कंट्रोल किया है, उसको उन्होंने रोक दिया है इस फैसले से। तो ये एक रणनीति का ही उनके ये पार्ट है कि उन्होंने इस तरीके से किया है। आखिरी सवाल, आपको लगता है कि अजीत पवार के लिए अब रास्ते और भी मुश्किल हो चुके हैं या बंद हो चुके हैं, और जो बीजेपी में जाने की उनकी जो चर्चाएं चल रही थी, क्या वो अभी भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या क्या लगता है आपको उनका फ्यूचर क्या? जी बिल्कुल, अजीत पवार के लिए अभी मुश्किलें बढ़ गई है। जिस तरीके की चर्चाएं हो रही थी, अब उनके लिए आसान नहीं होगा वो अगर बीजेपी के साथ जाने की सोच रहे हैं तो, क्योंकि शरद पवार ने ये दिखा तो दिया है कि मेरा पार्टी के ऊपर होल्ड है। अब उनके साथ जो जाने के लिए इच्छुक विधायक थे, वो भी सोचेंगे कि हम इस हाल में, इस परिस्थिति में अजीत पवार के साथ जाए ना जाए। तो इसलिए अजीत पवार के लिए ये मुश्किलें बढ़ गई है। अभी जो भी फैसला वो लेना चाहते थे या चाहते होंगे, उनके लिए वो मुश्किल हो जाएगा, ये बात तो बड़ी क्लियर है। तो अभिजीत जी बता रहे हैं कि अजीत पवार की मुश्किलें जो हैं वो अब कम नहीं हैं। उनके साथ जो विधायक भी जाने वाले थे, अगर वो ऐसा सोच भी रहे हैं तो उन्हें इस बात को 100 बार सोचना होगा कि उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा। बहरहाल महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ी चर्चा यही चल रही है कि अब अगली जो एनसीपी की प्रेसिडेंट होंगी वो सुप्रिया सुले हो सकती हैं, और इस बाबत मीटिंग भी शुरू है। खैर, इसका फैसला आने वाले कुछ समय में ज़रूर पता चलेगा। महाराष्ट्र की तमाम राजनीतिक खबरों के लिए आप जुड़े रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ। नमस्कार।